हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर 2 होगा अपना ये। लेक्चर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स फंडामेंटल थ्योरम के और कुछ और बातें करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं, एक सीक्वेंशियल मैनर में चलेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर नंबर 2 होगा ये। तो लेक्चर 2 में आज हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे। लेक्चर 1 में सिंपली हमने देखा था, एक बार रिकैप करते हैं लेक्चर 1 का। लेक्चर 1 का रिकैप करते हैं हल्का सा। तो ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस किया था। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें हमने ये बताया था कि अगर बहुत सारे काम हैं, काम अगर सक्सेसिव ऑर्डर में हो रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और उसके बाद एक कंप्लीट टास्क हमारा कंप्लीट हो रहा है, जो मेन टास्क दिया गया था वो कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब जितने भी छोटे छोटे काम थे उसको करने के जो तरीके थे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये ध्यान रखना है कि कॉरस्पॉन्डेंस का रिलेशन होना चाहिए। टू एवरी एक्शन देयर शुड बी कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन, कॉरस्पॉन्डिंग का रिलेशन होना चाहिए। जैसे अगर हम सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, पहले काम को करने का अगर m तरीका है, पहले काम को अगर हम m वेज से कंप्लीट कर सकते हैं, दूसरे को n वेज से, तीसरे को p वेज से कर सकते हैं, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई होकर टोटल नंबर ऑफ वेज देता है निकाल के, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल भी समझाया था हमने, क्वेश्चंस के थ्रू बताया था कि जैसे क्वेश्चन ही करना, मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें क्या है कि 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक मेन टास्क हो गया क्वेश्चन का आंसर देना। अब स्टेप बाय स्टेप इस काम को अगर बांटेंगे तो पहला काम करने जाएंगे तो क्वेश्चन 1 को हम आंसर करेंगे, फिर दूसरा काम क्वेश्चन 2 को आंसर करेंगे, तीसरा काम क्वेश्चन, मतलब इस प्रकार से सीक्वेंस में चलेगा आंसर, है ना। तो पहले काम को करने का तरीका, फिर दूसरे काम को करने का तरीका, तीसरे काम को करने का तरीका, सबको करने का जो तरीका है, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको ध्यान रखना है कि काम को करने का तरीका मल्टीप्लाई हो रहा है। और काम को स्टेप बाय स्टेप अगर हम बांटना सीख गए तो दिक्कत नहीं आएगी। इसमें लोग फॉर्मूला रटते हैं इस चैप्टर में, लेकिन क्या फिर भी गलती करके आते हैं। कारण ये होता है कि उनको फीलिंग नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, उनको स्टेप्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। आप एक सीक्वेंस में चलोगे, यकीन करो ये टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर्स कैन बी मेल्ड इन 5 मेल बॉक्सेस। 4 लेटर है और 5 मेल बॉक्सेज हैं। 5 मेल बॉक्स में बना देता हूँ। जैसे इस तरीके से ये मेल बॉक्स बना हुआ है ना, ये दिस इज मेल बॉक्स। ये 5 मेल बॉक्स है। तो ये इस तरीके से मेल बॉक्सेस बने हुए हैं। अब जैसे इसमें अगर बात करेंगे, ये थोड़ा सा, हाँ, ये 5 मेल बॉक्सेज अपने पास इस तरीके से मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे लेटर है अपने पास 4, ये L1, L2, L3 और L4 है। अब इनको मुझे इनमें डालना है। तो सबसे पहला अब यहाँ पे काम को बांटेंगे, जो मेन काम है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहला लेटर 1 को डालने जाएंगे हम भैया। तो पहला लेटर 1 को अगर डालने जाएंगे तो अपने पास कितने ऑप्शन होंगे, या तो इसमें डाल दें, या तो हम इसमें भी डाल सकते हैं, इसको हम इसमें भी डाल सकते हैं, इसको हम इसमें भी डाल सकते हैं, इस लेटर को इसमें भी डाल सकते हैं। तो लेटर 1 इज हैविंग हाउ मेनी ऑप्शंस, देयर आर 5 ऑप्शंस। 5 ऑप्शन है, मतलब मेल बॉक्स 1 में डाले, या 2 में, या 3 में, या 4 में, या 5 में। तो लेटर 1 को डालने के 5 तरीके हैं। लेटर 2 को डालने के फिर से 5 तरीके हैं। लेटर 3 को डालने के फिर से 5 तरीके। लेटर 4 को डालने के लिए भी 5 तरीके हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 5 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। अब इसमें लोग गलती करते हैं, कई बार 4 रेज़ टू पावर 5 आंसर लिख के आते हैं, ये इस तरीके से, इतना समझाने के बावजूद।
लेकिन मैं ये बता दूं ये गलत है, ऐसा नहीं करना, ये गलती नहीं करना है। फॉर्मूला रटोगे तो बिल्कुल गलती करके आओगे, समझोगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा इसमें, है ना। ये चीज़ अगर मान लो दिक्कत हो अगर समझने में, तो एक ट्रिक बता देता हूँ। उस ट्रिक से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम। जैसे लेने वाले का हाथ नीचे रहता है हमेशा, जो लेने वाला होता है उसका हाथ नीचे से। यहाँ पे लेने वाला कौन है? मेल बॉक्सेज है। तो मेल बॉक्स का संख्या कितना है? यहाँ पे 5 है, और लेटर कितने थे? 4 थे। तो 5 नीचे रहेगा, 4 ऊपर रहेगा, है ना। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। लेने वाले का हाथ नीचे, हाथ नीचे, इस तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी ये ज़्यादा काम नहीं आता, काम तो वही आता फंडामेंटल थ्योरम से हम कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, है ना। तो फील करना है ज़्यादा, तो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी फ्लैग्स, इन हाउ मेनी लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कर देता हूँ। हाउ मेनी फ्लैग्स विथ 3 स्ट्रिप्स कैन बी मेड फ्रॉम 6 डिफरेंट कलर्स विदाउट द रिपीटेशन ऑफ कलर्स। तो यहाँ पे फ्लैग बनाने हैं 3 स्ट्रिप के, और तो इसको पहले बनाते हैं ना, फ्लैग बनाते हैं। मतलब ये फ्लैग है, ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैग है। इसमें 3 स्ट्रिप रहेंगे, ये पहला स्ट्रिप, ये दूसरा स्ट्रिप। अब यहाँ पे ये जो तीनों स्ट्रिप है, ये तीनों अलग अलग कलर के होने चाहिए। अपने पास कलर कितने हैं? 6 कलर्स हैं। मान लेते हैं कलर 1 है, कलर 2 है, कलर 3 है, फिर कलर 4 है, कलर 5 है, और ये कलर 6 है। अब इस तरीके से ये 6 कलर्स हैं, 6 कलर से इनको फिल करना है। अब जो कलर होने चाहिए वो सब डिफरेंट होने चाहिए। अगर मान लो हम यहाँ पे इसको ब्लैक से फिल कर दिए, तो भैया यहाँ पे ये ब्लैक से फिल नहीं होगा, ये कुछ मान लो रेड से हम फिल कर दिए इसको, ये रेड हो गया। बीच वाला अगला फिर आएगा, ऐसे इसको हम ग्रीन से कर दे रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से जो 3 डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, है ना। तो ये अब यहाँ पे फिल करने जाएंगे, तो सबसे पहले हम किसी एक के बारे में सोचेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, फिर इसमें सर क्या आएगा, फिर सर इसमें क्या आएगा। तो सबके बारे में सोचना है। तो पहला काम ये करना है कि इस स्ट्रिप को फिल करना है, किसी भी एक स्ट्रिप को फिल करना है। तो जब हम पहले को फिल करने जाएंगे, 3 स्ट्रिप है अपने पास। दिस इज स्ट्रिप नंबर 1, स्ट्रिप नंबर 2, स्ट्रिप नंबर 3। ये 3 छोटे काम में बट गए। तो 3 छोटा काम में ये बट गया। तो पहला काम जो है मतलब स्ट्रिप 1 को फिल करना, तो उसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 6 तरीके से। 6 तरीका क्यों? क्योंकि 6 कलर है, 6 कलर में से कोई भी एक कलर हम इसके लिए चूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लो सपोज दैट कलर 1 सेलेक्ट कर लिए अब पहले के लिए, तो कलर 1 अगर मान लो यहाँ पे आ गया, तो क्या कलर 2 यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा सर। तो अब सेकंड के लिए कितने ऑप्शन रहेंगे? तो सेकंड के लिए कलर 1 का ऑप्शन गायब हो जाएगा। तो सेकंड के लिए 5 में से C2, C3, C4 और C5 में से कोई एक आएगा, तो 5 हो जाएंगे। और सर यहाँ पे अगर C2 आ गया तो C1, C2 अब ये दोनों जा चुके हैं। तो यहाँ पे अब जो तीसरा स्ट्रिप है इसके लिए ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन जा चुके हैं। तो इसका मतलब सिर्फ 4 ही ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें से कोई भी आ जाए। तो ये 6 गुणे 5 गुणे 4, ये मल्टीप्लाई होके 120 आ जाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा लैंग्वेज का गेम है। लैंग्वेज जितना अच्छे से अगर हम क्लियर रखते हैं उतना बेहतर समझ में आएगा ये टॉपिक। लैंग्वेज पे ध्यान देना है, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में कॉपी में लिखना है। हो सकता है मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, जगह का कंस्ट्रेंट है, चाहे मैं बोल दे रहा हूँ। जब आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि विजुलाइज कराएं इन चीज़ों को, हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? 120 आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके का एक सिंपल सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही है पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आगे भी हम यही करेंगे, बस वहाँ पे कुछ फॉर्मूले और आ जाएंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का जो फीलिंग है दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और जितने भी फॉर्मूले आएंगे सारे फॉर्मूले का हम लॉजिक भी देखेंगे। तो जितना अच्छे से लॉजिक देख के, लॉजिक समझ के हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे उतना मज़ा आने वाला है इस टॉपिक के अंदर, यकीन से मैं कह रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये।
तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्या है कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें पार्ट भी कई सारे हैं और कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे आएंगे। इसमें थोड़ा सा सेट्स का भी कॉन्सेप्ट है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेट ए दिया हुआ है इसमें, जिसमें n एलिमेंट्स है, तो चलो मैं लिखते भी जाता हूँ। सेट ए है जिसमें n एलिमेंट्स है, दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही कहाँ तक है, दिस इज़ n-1 और ये n एलिमेंट्स है। और साथ ही साथ दिया जा रहा है कि B इज़ द सबसेट ऑफ A, पढ़ने आना चाहिए सबको, पता होना चाहिए, एंड C इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ A। अब इस तरीके से दिया हुआ है। अब साथ में बोला जा रहा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सेट्स B एंड C। तो सबसे पहले हम अगर इस क्वेश्चन को छोड़ दें अभी, अगर थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझे कि जैसे अगर कोई सेट दिया है, एक क्वेश्चन मैं अलग से करता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि ए सेट इज having n elements, then find the total number of subsets of A। इस सेट में n एलिमेंट्स है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A। तो जैसे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से फील करेंगे। देखो इसमें एक ही चीज़ को समझने के कई तरीके भी होते हैं। हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक सेट है, तो सेट है, मान लेते हैं 1, 2, 3 अप टू कितने एलिमेंट है इसमें, n एलिमेंट्स हैं। अब इसका सबसेट मान लेते हैं B है, तो B का एक घर बनाना है। ये A का घर है जिसमें n लोग रहते हैं, तो B का एक घर है। अब B के घर में जो लोग रहेंगे वो लोग कौन से होंगे? क्या इस A के घर से बाहर होगा, बाहर का एलिमेंट होगा कोई? नहीं होगा, क्योंकि तब तो B सबसेट ही नहीं कहलाएगा। इसका मतलब B में जो एलिमेंट आने वाले हैं दैट वही एलिमेंट आएंगे जो A में है। अब हो सकता है कि सारे एलिमेंट आ जाए, 1, 2, 3 अप टू n सारे आ जाएंगे, तो B इक्वल टू A हो जाएगा। तो B इक्वल टू A भी तो इसका एक सबसेट ही है। अब हो सकता है कि इसमें सिर्फ 1 आए, सिर्फ 2 आए, 3 आए, तो कोई भी आए, इस तरीके से हो सकता है 1, 2 आ जाए। 1, 2 आएगा तो भी एक सबसेट बनाएगा, है ना। जैसे हो सकता है 1, 2, 3 आ जाए, तो इस तरीके से कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज़ को हम करेंगे कैसे फील करेंगे, तो जैसे हम काम करते हैं वैसे ही करेंगे। तो हम एलिमेंट को भरेंगे नहीं, इसमें एलिमेंट से पूछेंगे। हम यहाँ पे एलिमेंट से पूछेंगे 1 से पूछेंगे। चलो 1 के पास गए, हम 1 से पूछे भैया तू क्या विचार है तेरा, इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 1 के पास कितने ऑप्शन होंगे, तो 1 एलिमेंट के पास जो एलिमेंट 1 है इज हैविंग 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस होंगे इसके पास। क्या 2 ऑप्शन होगा, या तो B के घर में जाएगा, B के घर में जाएगा, B के घर में जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, या B के घर में नहीं जाएगा, यही होगा। तो 2 ऑप्शंस होंगे, मतलब वेदर एलिमेंट 1 विल गो इन द हाउस ऑफ B और इट विल नॉट गो। तो 2 ऑप्शन होंगे। तो एलिमेंट 1 इज हैविंग 2 ऑप्शंस, सिमिलरली एलिमेंट 2 इज हैविंग 2 ऑप्शंस, एलिमेंट 1 इज हैविंग 2 ऑप्शंस, है ना। तो सबके पास 2 ऑप्शंस ही होंगे। तो ऐसे करके ये मल्टीप्लाई होता जाएगा 2। कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। क्यों n टाइम्स, क्योंकि n एलिमेंट्स थे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर n। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का एक फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को याद भी रखना है, ये काफ़ी जगह यूज आता है इसका, है ना। इफ़ इस फॉर्मूले को रिमेंबर दिस रिजल्ट, इसको याद भी रख लेना है ना। अगर कोई बोल दे सेट ए में, भैया सेट ए में 4 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 है,
तो इसके टोटल सबसेट्स कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर्मूले में रख देंगे जो अभी अभी फॉर्मूला आया है, दैट इज़ 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो आंसर कितने हो जाएंगे, 16 सबसेट बनेंगे। लिख भी सकते हैं हम, अगर लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख के मैं बताता हूँ, अगर जैसे एक सबसे छोटा वाला सबसेट 5 हो जाएगा सर, नल सेट, कोई भी एलिमेंट जब आए ना, सब बाहर ही रहे, कोई नहीं जाना चाहे, तो बी का घर खाली रहेगा, तो नल सेट बन जाएगा। नल सेट इज ऑल्सो सबसेट बनता है। तो ये 5 एक एक एलिमेंट वाले सर अगर देखेंगे तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और फिर 4 होगा। सर एक एक एलिमेंट वाले ये सब 4 सबसेट्स आ गए। ये 1 हो गया, इसका संख्या 4 हो गया। 2 वाले सर क्या क्या होंगे, 1,2 हो सकता है, फिर 1,3 हो सकता है, फिर 1,4 हो सकता है, फिर सिमिलरली 2,3 हो सकता है, 2,4 हो सकता है, फिर सिमिलरली 3,4 हो सकता है। तो ये कितने आ गए, ये आ गए सर 6 आ गए टोटल। अब सिमिलरली 3 वाले भी हो सकते हैं। 3 वाले में 1 2 3 होगा, फिर सिमिलरली 2 3 4 आएगा, और फिर देखेंगे तो 3 4 1 आएगा, फिर देखेंगे तो 4 1 2 आएगा। तो ये कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। 4 वाले अगर देखेंगे तो 4 वाले मतलब 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट आ जाए तो खुद वो सेट बन जाएगा। तो ये भी एक आएगा। सबको काउंट अगर कर ले टोटल, यहाँ पे जोड़ के अगर देखें तो टोटल हो जाएगा 1 + 4 + 6 + 4 + 1। तो 4 1 5 6 5 11 4 15 1 कितना आ गया, 16 आ रहा है कि नहीं, फॉर्मूले से वेरीफाइड है। ये भी 16, ये भी 16, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब फीलिंग भी पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और हम निकालने क्या जा रहे हैं। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक्चुअली क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे हम लिख के भी काउंट कर सकते थे कि 16 आएगा, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूले से बहुत जल्दी निकाल लिए 16। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इम्पोर्टेंस यही है कि विदाउट एक्चुअली काउंटिंग हम काउंटिंग कर लेते हैं, बिना किसी काउंटिंग किए हम काउंटिंग कर लेते हैं। तो यही इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस है। हम इसमें तरीके समझेंगे, मेथड समझेंगे, क्या है नहीं है ना। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है इस चीज़ का। अब हम चलते हैं, जो अपना प्रॉब्लम गिवन था उस प्रॉब्लम को हम समझ कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे जो गिवन प्रॉब्लम था। अब उस प्रॉब्लम को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। वो समझना है, मैथमेटिक्स में क्या है, कोई कॉन्सेप्ट कहीं भी आ सकता है, जहाँ पे आए हमें वहाँ से पिकअप कर लेना है, वहाँ से समझ लेना है। अब उस पर क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, अलग अलग टॉपिक में बन सकते हैं, उसका एप्लीकेशन कई जगह दिखाई दे सकता है। तो जहाँ जहाँ दिखाई देगा हम वहाँ वहाँ उसका अप्लाई करना सीखेंगे, अप्लाई करेंगे वहाँ पे, है ना। तो हाँ, तो अब ये जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम गिवन है, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझने के लिए हाँ, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को समझते हैं। तो सेट्स बी एंड सी, अब इसमें बी एंड सी का इम्पोर्टेंस है, समझते हैं। तो सबसे पहले पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट वन को सॉल्व करते हैं। तो बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सेट्स बी एंड सी। तो बी और सी दोनों सबसेट हैं इसके। तो इसका मतलब हमें कितने घर बनाने हैं, हमें घर बनाने हैं सर 2 घर बनाने हैं। एक ये घर होगा बी का, और ये दूसरा घर होगा सी का हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे जो हर एलिमेंट है, हर एलिमेंट से फिर से पूछेंगे हम। हर एलिमेंट से अगर पूछेंगे तो एलिमेंट 1 से जैसे हम पूछ रहे हैं, एलिमेंट 1 के पास कितने ऑप्शन हैं। तो एलिमेंट 1 के पास क्या क्या ऑप्शन है, तो देखते हैं। पहला, या तो वो बी में जाएगा, है कि नहीं, या तो वो सी में जाएगा, या वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में जाए, बी एंड सी में जाए, या ऐसा हो सकता है कि बी में भी ना जाए, नाइदर इन बी नॉर इन सी, ना तो बी में जा रहा है ना तो सी में जा रहा है। तो जब बी और सी दोनों में नहीं जाएगा तो खाली रहेगा, तो खाली भी रहेगा तो भी तो इसका सबसेट ही कहलाएगा। दोनों में भी जा सकता है, 1 इसमें भी हो 1 इसमें भी प्रेजेंट हो, तो कोई दिक्कत नहीं है।
सबसेट ही तो क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट 1 के पास 4 ऑप्शंस हो गए, मतलब बी में गया, सी में नहीं गया, मतलब बी के अंदर गया और सी के अंदर नहीं जा रहा है, तो ओनली बी, मतलब ओनली बी इसको लिख देते हैं, ज़्यादा सही लगेगा। ओनली बी है ना, सिर्फ बी में गया। अब यहाँ पे ओनली सी, अब यहाँ पे बोथ बी एंड सी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बोथ बी एंड सी। अब यहाँ से अगर देखें तो एलिमेंट 1 के पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इन द सिमिलर मैनर एलिमेंट 2 के पास भी कितने ऑप्शन होंगे सर? 4 ही होंगे। तो इसीलिए आंसर जो हो जाएगा 4 × 4 × 4 ऐसे मल्टीप्लाई होगा। कितनी बार मल्टीप्लाई होगा सर? n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर कितने आ जाएगा? 4 की पावर n आ जाएगा। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये n टाइम्स हो जाएगा, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 4 की पावर n आंसर आ जाएगा इस केस में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अब इसी चीज़ को अगर हमें समझना होता अल्टरनेटली, दूसरे तरीके से भी हम इसको समझ सकते थे, ऐसे और करके अगर हम बताएं दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे। तो जैसे सेट बी, तो सेट बी इज ऑल्सो ए सबसेट। अभी हमने सबसेट का फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर कोई एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए है n के इक्वल है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे सर? 2 की पावर n हो जाएंगे। ये अभी पढ़ा है। तो सेट बी को हम कितने तरीके से बना सकते हैं? 2 की पावर n तरीके से। और सेट सी को भी कितने तरीके से? 2 की पावर n तरीके से। तो ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सर 2 की पावर 2n आएगा। 2 की पावर 2n क्या है सर? 2 का स्क्वायर की पावर n भी लिख सकते हैं हम, तो ये 4 की पावर n आएगा। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, इस तरीके से समझाने के पीछे लॉजिक है एक्चुअली, हमें इस तरीके से क्यों समझ आ रहा है, ओके, अभी आगे भी काम आएगा। अब नाउ जैसे पहला पार्ट का आंसर यहाँ भी दिया हुआ है 4 की पावर n, तो सेकेंड वाला पार्ट, अब सेकेंड वाला पार्ट जो है उसको समझते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में बोला जा रहा है ऑर्डर्ड पेयर बी एंड सी सच दैट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। तो सेकेंड वाले पार्ट में बोला जा रहा है, सेकेंड पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी होना चाहिए 5। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। बी इंटरसेक्शन सी 5 मतलब क्या है? ये B का घर है और ये C का घर है, तो B और C दोनों का घर है। तो इंटरसेक्शन 5 का मतलब ये है कि जो एलिमेंट इसमें होगा वो एलिमेंट इसमें नहीं होगा, दोनों में नहीं होगा एलिमेंट, दोनों में होगा तो इंटरसेक्शन 5 कैसे आएगा, है ना। अब एलिमेंट 1 के लिए सोचते हैं कितने ऑप्शन हैं, तो एलिमेंट 1 के लिए सर या तो B में जाए ओनली B, ओनली C, या हो सकता है बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। ये होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बोथ बी एंड सी वाला ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या ये हो सकता है कि नाइदर इन बी नॉर इन सी, ना तो बी में जाए ना तो सी में जाए। तो इसका मतलब हर एलिमेंट के पास अब यहाँ पे कितने ऑप्शन है? तो ईच एलिमेंट इज हैविंग 3 ऑप्शंस, ईच एलिमेंट इज हैविंग 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस होंगे। तो इसीलिए जो आंसर्स हो जाएगा तो 3 × 3 × 3 ये मल्टीप्लाई होगा। कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n एलिमेंट्स थे, तो आंसर हो जाएगा 3 की पावर n। तो 3 की पावर n क्या देखते मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है सर, यहाँ पे जो आंसर दिया गया है 3 की पावर n। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर पूछा है। ऑर्डर्ड पेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, अभी इसका मतलब समझेंगे हम क्या है ऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है। अब थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया है? थर्ड वाले पार्ट में दिया है अनऑर्डर्ड पेयर B and C such that B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5, यही दिया हुआ है। हाँ, तो अनऑर्डर्ड पेयर ये दिया हुआ है इस तरीके से। अब इसमें अगर इसको समझने की कोशिश करें अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है, और पहले इसको समझते हैं। ऑर्डर्ड का क्या मतलब है?
ये चीज़ समझ लेना, आगे भी काम आएगा। ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है? अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का मतलब है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर्स। इसका सीधा सीधा लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर है यहाँ पे, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर। मतलब जैसे आगे पीछे करके अगर लिखा हो, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर का मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले तो उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, हमें अच्छे से क्लियर होगा बातों को। जैसे मान लो ये बी था, बी के घर में जैसे मान लेते हैं 1 है, और सी के घर में ये है, सी के घर में ये सी है। ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इसके घर में 2 है ना। अब यहाँ पे अगर इसको पलट दें, ये इसके घर में 2 ले आए और इसके घर में 1 ले आए, तो ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे ऑर्डर, बस ऑर्डर पलटा गया है, ऑर्डर पलटा, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये दोनों क्वांटिटी डिफरेंट काउंट होंगे, दीज आर डिफरेंट, डिफरेंट काउंट होंगे। लेकिन अनऑर्डर्ड में अगर बात करें तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है नो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर, नो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा। मतलब इस केस में क्या होगा, जैसे ये बी है और ये सी है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये बी है और ये मान लेते हैं ये सी है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी सेम काउंट होंगे। ऑर्डर का चेंजिंग का मतलब नहीं है, सेम होगा, मतलब डिफरेंट काउंट नहीं होंगे, सेम होंगे। मतलब सेम होगा मतलब क्या, दोनों को हम एक ही काउंट करेंगे, एक यूनिट काउंट करेंगे, है ना। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं भी इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अनऑर्डर्ड पेयर पूछा गया है, तो बाकी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो आंसर निकाला था ऑर्डर्ड पेयर का निकाला था, मतलब ये वाला आंसर जिसमें ये दोनों डिफरेंट काउंट हुए होंगे, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट काउंट हुए होंगे। तो हमें अनऑर्डर्ड में क्या है, अनऑर्डर्ड में ऑर्डर का इम्पोर्टेंस हटाना है, ऑर्डर का, ऑर्डर, नो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर, नो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू जब 5 था, तो टोटल आंसर कितने आए थे, टोटल आंसर आया था टोटल इक्वल टू 3 की पावर n आया था। अब ये टोटल 3 की पावर n आंसर जो है, इसमें से अगर हम टोटल अनऑर्डर्ड केस अगर हटा दें तो मतलब हर केस जो होगा, मतलब जैसे ये इस तरीके से 1 और इधर 2 था और इधर 2 तो इधर 1 भी आया होगा, तो क्या हर केस दो बार रिपीट हुआ होगा? बिल्कुल। इससे अगर मान लेते हैं हम, इसमें सर 1 2 था, इसमें 3 था, तो इधर 3 रहा होगा और इधर 1 2 रहा होगा, तो ये भी केस सर दो बार आए होंगे, दो बार इसमें काउंटेड है ऑलरेडी। तो इसका तो हमें एक ही बार काउंट करना है। लेकिन एक केस होगा जो 2 बार नहीं आया होगा, एक ही बार आया होगा। कौन सा केस? ये वाला केस, जब इसमें भी कुछ नहीं रहा होगा, खाली, मतलब जब ये भी नल सेट रहा होगा और ये भी नल सेट रहा होगा। तो जब दोनों ही नल सेट रहे होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में इसका मतलब ये एक ही यूनिट रहा होगा, दिस इज सिंगल यूनिट, है ना। तो सिंगल यूनिट रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले केस को हमें छोड़ देना है पहले। बाकी जितने भी केस रहे होंगे, तो बाकी टोटल कितने केस ऐसे रहे होंगे, अगर इस केस को माइनस कर दे तो 3 की पावर n-1 रहा होगा। ये 1 किसके लिए है, मतलब जब when B and C both are null, ठीक है। तो बाकी सब केस दो बार रिपीट होंगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब सर लेकिन इसको तो एक बार तो काउंट करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए +1 कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 3 की पावर n-1/2 +1। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाकी आप आंसर देखो किस फॉर्म में आंसर दिया गया है, आंसर दिया गया है इसी फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आंसर इज रिटन इन दिस फॉर्म ओनली। तो ये हो गया अपना पार्ट 3। नाउ पार्ट 4 को समझते हैं।
तो देखो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन क्या है कि हमें क्लैरिटी इसमें चाहिए। इस टॉपिक में जितना क्लैरिटी रहेगा उतना मज़ा आएगा। क्लैरिटी नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल पढ़ने का, कन्फ्यूज़न सा रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम देके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट बोला जा रहा है ऑर्डर्ड पेयर बी एंड सी सच दैट बी यूनियन सी इक्वल टू ए एंड बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर बी एंड सी सच दैट, इसमें दो कंडीशन लगा दिया है, बी यूनियन सी इक्वल टू ए है एंड बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है, बी, अब यहाँ पे बी का जो घर है और ये जो सी का घर है, अब समझना इसमें बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें, दो कंडीशन है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का ये मतलब हो गया कि जब दोनों को मिलाएंगे तो ये सेट ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और इंटरसेक्शन 5 है। तो हर एलिमेंट के लिए अब सोचते हैं, जैसे मान लो ये सेट ए था तो सेट ए 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक है, ये n तक है, इस तरीके से है। अब इसमें अगर देखेंगे जैसे एलिमेंट 1 इसमें आया तो बाकी के एलिमेंट क्या 2 3 4 इसमें आने चाहिए। बाकी के एलिमेंट जैसे 2 3 4 5 टू n तक के सारे एलिमेंट सी में आने चाहिए, है ना। तो ये सारे एलिमेंट सी में आएंगे तभी यूनियन ए के इक्वल आएगा। मतलब अब एलिमेंट के पास क्या ये ऑप्शन हो सकता है कि बाहर रहे, ना तो बी में रहे ना तो सी में, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब पहले एलिमेंट 1 के लिए सोचते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सर बी में जा सकता है, ओनली बी। हाँ सर ठीक है, ओनली बी में जाएगा एलिमेंट। और इसके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, अच्छा ओनली सी, बोथ बी एंड सी। नहीं सर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये भी है, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 है, इसके कारण यहाँ पे लोचा आएगा, है ना। तो अब तीसरा ऑप्शन नाइदर बी नॉर सी, ये हो सकता है क्या, नाइदर बी नॉर सी। सर ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बाहर रहेगा तो यूनियन सी के इक्वल कैसे आएगा। अगर कोई एलिमेंट ना तो इसमें ना तो इसमें है तो यूनियन लेंगे तो सी ए के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ईच एलिमेंट इज हैविंग हाउ मेनी ऑप्शन, ओनली 2 ऑप्शंस। इसके पास सिर्फ कितने ऑप्शन हैं, ओनली 2 ऑप्शंस, ओनली 2 ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर इस चीज़ को समझे तो हर एलिमेंट के पास अब 2 ऑप्शन है। तो सर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर अगर लिखेंगे तो सर 2 इंटू 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, सर n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर n आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये 4th वाला पार्ट हो गया। आप आंसर देख लो, आंसर क्या है, आंसर क्या है, आंसर दिया है सर 4th का आंसर 2 की पावर n दिया है, बिल्कुल सही है। अब 5th वाले पार्ट में अब बोला अनऑर्डर्ड पेयर, बस इसमें ऑर्डर था इस वाले पार्ट में, हाँ। अब इधर जो था 5th वाले में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये 5th वाले पार्ट में अगर बात करें तो 5th वाले पार्ट में बोला है अनऑर्डर्ड, कंडीशन वही है बी यूनियन सी इक्वल टू ए एंड बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या दिया है, 5 दिया है, यही है ना। तो इस वाले केस में क्या है, इसमें क्या है, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस हटाना है। तो इसका आंसर हमें पता ही है, लेकिन इस केस में बस ये ध्यान रखना है क्या ऐसा होगा कि सर ये बी था और ये सी था, ये भी सर 5 है और ये भी 5 है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा अगर हो जाएगा दोनों में कोई नहीं रहेगा तो यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए होगा, नहीं होगा। तो ये वाला केस तो है ही नहीं, तो इसलिए हमें घबराना नहीं है। तो इसीलिए जैसे मान लो बी और सी, 1 इसमें आया तो 2 3 4 5 n अप टू ये इसमें आया, तो कभी भी दोनों में सेम एलिमेंट आएंगे ही नहीं। तो इसलिए जो इसका टोटल आंसर हो जाएगा, तो टोटल पहले वाले का आंसर कितना था सर 2 की पावर n, उसका आधा कर देंगे क्योंकि हर केस 2 बार रिपीट हुए होंगे। जैसे बी में जब 1 आया बाकी में 2 3 से n तक आया होगा। जब बी में 2 3 n, जैसे बी में जब
हम इस चीज़ को ऐसे यहाँ लिखते हैं, जैसे बी में 1 आया और सी में जैसे मान लो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। बाकी जैसे 2 3 4 5 बाकी सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। और जब एक केस होगा कि सर बी में आ जाएंगे बाकी सारे 2 3 से लेके अप टू n और इधर 1 आया होगा, तो हर केस क्या है ना, इधर इस आंसर में 2 बार आए होंगे। मतलब ये वाला केस ऑर्डर्ड पेयर में अलग अलग होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर है, लेकिन इस वाले में क्या इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो आंसर हो जाए 2 की पावर n-1। क्या ये आंसर सही है? चेक इट आउट। चेक करते हैं तो ये आंसर सर 5th वाले पार्ट का बिल्कुल सही है। हाँ, अब एक और पार्ट है 6th। ऑर्डर्ड पेयर बी एंड सी सच दैट बी इंटरसेक्शन सी इज ए सिंगलटन। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर बी एंड सी सच दैट, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। ऑर्डर्ड पेयर बी एंड सी सच दैट बी इंटरसेक्शन सी इज ए सिंगलटन। तो सिंगलटन का क्या मतलब है? जैसे ये बी है, इसका घर ये है, और ये चीज़ है सी है, इसका घर ये है। सिंगलटन का मतलब ये है कि इसमें कोई एक ही एलिमेंट कॉमन रहेगा। जैसे मान लो ये 1 और 1, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि 2 भी आ जाए, 2 कॉमन आए। सिंगलटन सेट का ये मतलब होता है एक ही सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, और सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन करेगा। अब यहाँ पे दोनों में कोई एक एलिमेंट कॉमन आने हैं। अब जैसे एलिमेंट 1 1 कॉमन आ सकता है, या तो 2 2 कॉमन आ जाए, या 3 3 आ जाए। तो कोई भी जैसे सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू कहाँ तक है, n तक है, तो कोई भी एक एलिमेंट कॉमन आ सकता है। तो कौन सा इसमें से एलिमेंट कॉमन आएगा? कोई भी आ सकता है। कॉमन एलिमेंट के लिए जो ऑप्शन है, सबसे पहले हम उसके लिए बात करेंगे। तो उसके लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे सर? n ऑप्शंस हो जाएंगे। जो n किस लिए लिखा हूँ मैं? फॉर कॉमन एलिमेंट। ऑप्शंस ऐसे लिखो, ऑप्शंस फॉर कॉमन एलिमेंट, ऑप्शंस फॉर कॉमन एलिमेंट। ये कॉमन एलिमेंट के लिए ऑप्शन है। अब जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट, जैसे मान लो लेट सपोज दैट 1 1 यहाँ पे कॉमन हो चुका है, तो बाकी एलिमेंट जो है उसके लिए हम सोचेंगे। तो बाकी एलिमेंट जो बच रहे हैं, जैसे 2 3 4 से लेके n तक, इसके लिए ऑप्शन देखेंगे। तो अब 2 के लिए ऑप्शन देखते हैं, तो 1 नहीं आएगा, वो अब 1 सेपरेट हो चुका है इसमें। अब एलिमेंट 2 के लिए ऑप्शन देखते हैं। एलिमेंट 2 के लिए क्या ऑप्शन आएगा? एलिमेंट 2 के लिए ऑप्शन जो आएगा सर, और या तो ओनली बी में जाए, ठीक बात है, या सर ओनली सी में जाए, ठीक बात है, या बोथ में जाए, बोथ बी एंड सी। नहीं सर, ये वाला नहीं आएगा। क्यों बोथ एंड बी एंड सी? बोथ बी एंड सी में जाएगा तो एक एलिमेंट तो पहले कॉमन हो चुका है 1 और 1, तो सिंगलटन सेट रहेगा ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन चला जाएगा बाहर। अब ये हो सकता है कि नाइदर बी नॉर सी, ना तो बी में जाए ना तो सी में जाए। तो इसका मतलब दिस इज हैविंग हाउ मेनी ऑप्शंस? दिस इज हैविंग सर 3 ऑप्शंस हैं। तो 2 के लिए भी 3 ऑप्शन होंगे, 3 के लिए भी 3 ऑप्शंस होंगे, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो सर यहाँ पे ये हो जाएगा, दिस इज मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो इंटू 3 हो जाएगा सर, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। कितनी बार मल्टीप्लाई होगा ये सर? ये n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। क्यों n-1? क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है 1 को छोड़ के सबके लिए 3 3 ऑप्शन आएंगे। 1 के लिए इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि 1 दोनों में एक ही एलिमेंट कोई कॉमन हो सकता है, उसके लिए n ऑप्शन हो सकता है, या तो 2 2। अब जैसे यहाँ पे 2 और 2 कर देंगे तो 2 चला जाएगा। अब बाकी 1 से लेके 1 3 अप टू n तक के लिए ऑप्शन रहेंगे, 3 3 ऑप्शन रहेंगे। तो इसीलिए ये फाइनल मल्टीप्लाई होकर जो आंसर देगा, आंसर क्या दे देगा? ये n इंटू 3 की पावर n-1 आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। अब देखते हैं आंसर क्या है, चेक इट आउट। तो आंसर हो जाएगा इस केस में
हाँ सर, NC1 का वैल्यू n ही होता है, तो इसीलिए आंसर ये हो जाएगा, आंसर 6। ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो हमने इस तरीके से समझा, तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझा, कोशिश किया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें समझा। अब अच्छे क्वेश्चन इसी तरीके के बनते हैं, सेट से मिक्स कर दिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन को, है ना। तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, रटना कम है, ये बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। थोड़ा सा और कुछ चर्चा कर लेते हैं हम, फैक्टोरियल के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखा, कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखा और समझा, और हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ फैक्टोरियल के बारे में बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल के बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। अब जैसे ये था, या फैक्टोरियल के बारे में अगले टर्न पे करते हैं, ज़्यादा अच्छे से होगा, एक नया टॉपिक होगा, उसमें भी कई सारी बातें करते हैं हम। क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाता है, तो कुछ लोग को प्रॉब्लम आती है देखने में, नहीं देख पाते, नहीं उतना पेशेंस रहता है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए। और टॉपिक अगर आप पहले नहीं देखे हुआ है, आपका पिछला लेक्चर नहीं देखा हुआ है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो पिछला लेक्चर ज़रूर देखें, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखने की कोशिश करें। स्टेटमेंट पे ध्यान दें, क्या हम बोल रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, उसको खुद से फील करने की कोशिश करें। टफ नहीं है, चीज़ें समझने के ऊपर है, हम किस तरीके से समझते हैं। अगर हम अच्छे से तरीके से समझेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल टफ नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।